हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 ईयर पेपर का सॉल्यूशन विद डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस से क्या बेनिफिट होगा बच्चा? इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम साथ में बताते चलेंगे। उससे बेनिफिट होगा कि जो आपका एम है 2023 का एनएसओ, वो अचीव करने में बहुत बेनिफिट होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए हम थोड़ा सा इस पेपर के पैटर्न को देख लें, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, कैसे हमें ओएमआर शीट फिल करना होता है, क्या मार्किंग स्कीम होता है। देखिए, हमें 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ओएमआर शीट फिल करने के लिए। 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब उस ओएमआर शीट में क्या भरना है? नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे वो हमारा मार्क्स और रिजल्ट सेंड करेंगे। साथ में आपको साइन करना है, सिग्नेचर करना कोई नहीं भूलेगा। पेपर में क्या क्या सेक्शंस होते हैं? पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग, जो मैं डील करूंगा आपका। लॉजिकल रीजनिंग में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं। साइंस 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अचीवर सेक्शन में भी साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 40 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका मिक्स्ड होगा। अब इनका मार्किंग कैसे होता है? अचीवर सेक्शन का क्या मार्क्स होगा, नॉर्मल सेक्शन का क्या मार्क्स होगा, आ जाओ देख लेते हैं। अचीवर सेक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन 1 मार्क, यानी टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हो जाएंगे? हमारे टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 50, और उनका टोटल मार्क्स क्या होगा? और उनका टोटल मार्क्स होगा कितना? 60। 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। 1 ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, कहीं भी एक से ज्यादा आंसर करेक्ट नहीं होंगे। इस सेक्शन में, इस पेपर में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद आपको आंसर कैसे फिल करना है? तो ओएमआर शीट में सर्कल्स बने होते हैं। जिस भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा, उस क्वेश्चन नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर ए आंसर है तो ए वाले सर्कल को कलर करेंगे, बी है तो बी को पेंसिल या ब्लू ब्लैक पेन से डार्क करेंगे। आओ देखते हैं कैसे डार्क करना है। सपोज करो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आंसर क्या दिख रहा है? आंसर दिख रहा है बी। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 13, तो 13 आ जाओ, ये रहा 13। आंसर क्या हुआ? बी। तो ओएमआर शीट में बी का जो सर्कल होगा, उसको अच्छे से ब्लू ब्लैक पेन या एचबी पेंसिल से ऐसे डार्क कर दोगे। ये हो गया आंसर हमारा सिलेक्ट। जो भी रफ वर्क करना होगा, आपको बुकलेट मिलेगा, उसी में नीचे स्पेस दिया होगा। ओएमआर शीट में कुछ भी मत लिखना एक्स्ट्रा, कुछ भी रफ मत कर देना। और पेपर कंप्लीट करने के बाद ओएमआर शीट सबमिट कर दिया जाएगा, इन्विजिलेटर को सबमिट कर देना है। चलिए, तो अब हम डील करते हैं कौन सा? 2020 और 21 के पेपर का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। इन 10 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस क्वेश्चन के जैसा आगे जब भी क्वेश्चन आए आप तुरंत बनाओगे। और यहां क्या होगा? आपका स्पीड इंप्रूव होगा विथ एक्यूरेसी। कम टाइम में सही सही क्वेश्चन बनने लगेंगे। देखो, तो ये पहला क्वेश्चन है क्या? फिगर फॉर्मेशन का, फिगर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। यहां पे हमारे पास ये 9 फिगर्स दिए हुए हैं। इनको क्या करना है? इनको ग्रुप करना है। इनको ग्रुप करना है। अब ग्रुपिंग क्या करते हैं? ग्रुपिंग का पैटर्न क्या होता है? जो एक जैसे होते हैं, जो एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, उनको एक साथ ग्रुपिंग करते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब क्या दिख रहा है बच्चा? ये फिगर नंबर 1 को कितना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फिगर नंबर 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फिगर नंबर 5 भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। और फिगर नंबर 7 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। यानी जब ग्रुपिंग करेंगे तो 1 5 7 का एक ग्रुप बनेगा। क्या ग्रुप है ये? डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स। और देखो बच्चों,
आप लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा एलिमिनेशन अप्रोच फॉलो करोगे। एलिमिनेशन अप्रोच, एलिमिनेशन अप्रोच क्या है? आपने एक ग्रुप फाइंड कर लिया 157, तुरंत ऑप्शन को देखो, इसके बेसिस पे देखो कि एलिमिनेशन कुछ हो सकता है। 157 का सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप है, बाकी सब एलिमिनेट हो गया, तो आंसर तो इतने से ही मिल गया। थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, हो सकता है कहीं हमारा पहला ग्रुप ही गलत बना हो। तो अब देखो ध्यान से, ये जो फिगर नंबर 2 है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और कहां पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 4 में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 9 में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यानी आपका 2 4 9 का एक ग्रुप बना। ये क्या फॉलो कर रहा है? डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। देखो तो 2 4 9 है, यहां पे 2 4 9 है, इतना काफी है, इतना काफी है आंसर तक पहुंचने के लिए। और लास्ट वाले ग्रुप में क्या हुआ है? 3 6 और 8 में एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर इंसर्ट कर दिया गया है। देख लो, हमारा सर्कल के अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर, एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर, तो 3 6 8 का एक ग्रुप बन गया। तो बहुत सिंपली हमने ग्रुपिंग कर दिया, आंसर क्या मिला? बी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यह है हमारा नॉन वर्बल सीरीज। डायग्राम दिया हुआ है, 5 फिगर्स दिए हुए हैं, और पूछा गया है इससे अगला वाला फिगर क्या होगा? इससे अगला वाला फिगर क्या होगा? देखो, एक फिगर में 5 एलिमेंट्स हैं। अब देखोगे ना तो 25 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, उलझ जाओगे, सरदर्द हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो करना क्या है? कहीं किसी एक या दो को उठाओ, कहीं एक पोजीशन को देखो, उसको ऑब्जर्व करो, पहले वो सब में फॉलो करो। एक साथ पांचों को मत लेके चलना, फंस जाओगे, गलत कर जाओगे। एक या दो एलिमेंट एक बार में उठाओ। चलो हम पहले यहां उठाते हैं, ये डॉलर का साइन है और ये डिवाइड का साइन है। अगले केस में ये दोनों का पोजीशन उल्टा हो गया है, डिवाइड यहां, डॉलर यहां। फिर अगले वाले में देखो, फिर से पोजीशन बदला है, फिर देखो डिवाइड इस कॉर्नर पे है तो अगले में इस कॉर्नर पे आ गया, डॉलर उस कॉर्नर पे, फिर ये इस कॉर्नर पे है। यानी डॉलर और डिवाइड में क्या हो रहा है? पोजीशन स्विचिंग हो रहा है लगातार। तो अगले डायग्राम में यहां पे डॉलर होना चाहिए, यहां पे डिवाइड होना चाहिए, यहां पे डॉलर होना चाहिए। इतना बात तो सबको समझ आया होगा। अब सीधा ऑप्शन को देखो, पहले डिवाइड फिर डॉलर। सर ये तो नहीं हो सकता, सर ये तो नहीं हो सकता। अब जो हमारे पास 4 चॉइस थे, अब वो 2 में कन्वर्ट हो गए। जो 4 चॉइस थे अब वो 2 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम बाकी चॉइस को ध्यान से देखते हैं। देखो, किसी और एलिमेंट को आप सेलेक्ट करते हैं, इसको देखते हैं। ये जो डिवाइड, ये जो प्लस और ए है जो कॉर्नर पे है, अगले केस में ये इस पोजीशन पे आ गया है। ये देखो, ये जो यहां पे है, यहां पहुंचा, सी यहां पहुंच गया, अब ये प्लस यहां पहुंचा। अगले केस में इस ट्रायंगल को बीचों बीच पहुंचना होगा, जो इस कॉर्नर पे है, अगले डायग्राम में वो बीच में आ जा रहा है, यानी ट्रायंगल बीच में आएगा। सर चॉइस बचा था बी और डी, सिर्फ डी में ट्रायंगल बीच में है, सर आंसर तो मिल गया। तो उतना ज्यादा देखने से बेहतर है एक या दो एलिमेंट सेलेक्ट करो, आंसर इतने से ही मिल जाएगा हमारा। तो आंसर क्या हुआ इसका? डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको तरीका मालूम होना चाहिए। आप अगर एक साथ 5 एलिमेंट लेके चलोगे ना तो दिक्कत होगा, सिर्फ एक या दो एक बार में लेके चलो और आगे बढ़ो। अब आता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखो बच्चों, ब्लड रिलेशन में कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर मेल है तो उसके लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे, अगर फीमेल है उसके लिए माइनस साइन यूज करेंगे। उसके बाद क्या आता है? जो सेम जनरेशन से बिलोंग करेंगे, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, कजन्स, उनको सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके आएंगे, जो सेम जनरेशन वाले होंगे। जो डिफरेंट जनरेशन के होंगे, जैसे हमारे मम्मी पापा, वो हमसे एक जनरेशन ऊपर हैं, तो सेम जनरेशन वाले हॉरिजॉन्टल लाइन, डिफरेंट जनरेशन वाले वर्टिकल लाइन। तो मम्मी पापा हमसे एक वर्टिकल लाइन ऊपर होंगे, दादाजी दादी जी, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, नाना नानी, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, वो हमसे 2 वर्टिकल लाइन ऊपर होंगे। बस इतना फॉलो करोगे, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर x माइनस वाई है, इसका मतलब x इज द ब्रदर ऑफ y, तो माइनस बता रहा है कि x इज द ब्रदर ऑफ y है। प्लस क्या बता रहा है? x प्लस वाई, x इज द मदर ऑफ y, यहां मदर के रिलेशन का एक्सप्लेन कर रहा है। x डिवाइडेड बाई y क्या बता रहा है? डिवाइड क्या एक्सप्लेन कर रहा है? x इज द डॉटर ऑफ y, यानी कि माइनस प्लस और डिवाइड, ये 3 सिंबल है। माइनस कह रहा है ब्रदर, प्लस कह रहा है मदर, और डिवाइड कह रहा है डॉटर। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है,
ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। पूछा क्या है क्वेश्चन में, हु इज द फादर ऑफ बी, बी के फादर कौन है। तो आप बनाओ इसका फैमिली ट्री। बनाते कैसे हैं, आ जाओ सिखा रहे हैं। ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई का मतलब है एक्स इज द मदर ऑफ वाई, तो ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, ए इज द मदर ऑफ बी। मदर है तो हमसे एक जनरेशन ऊपर, और मदर फीमेल तो माइनस साइन। मदर है तो एक जनरेशन ऊपर डिफरेंट जनरेशन की, और माइनस साइन मदर है तो फीमेल के लिए माइनस साइन लगा दिए। अब अगला कंडीशन क्या कह रहा है, बी माइनस सी, और बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी ब्रदर है तो प्लस साइन, और ब्रदर सिस्टर क्या सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। अब अगला कंडीशन क्या कह रहा है, सी डिवाइडेड बाई डी, डिवाइडेड बाई डी, एक्स डिवाइडेड बाई वाई का मतलब है एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई, तो सी डिवाइडेड बाई डी का मतलब है सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी इज द डॉटर ऑफ डी। अब जरा ध्यान से देखो, बी और सी भाई बहन है, बी की मम्मी ए है, सी का पेरेंट डी है, तो पक्की बात है ए और डी कपल होंगे, ये एक कपल होंगे। अब कपल में ए फीमेल है तो डी मेल। ये मिला मेरा फैमिली ट्री। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द फादर ऑफ बी, ये मेरा क्वेश्चन है। बी की मदर ए हो गई, बी के फादर डी हो गया, बी के फादर डी, तो आंसर क्या हुआ हमारा, बी चॉइस, डी इज द फादर ऑफ बी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो सेम जनरेशन से बिलोंग करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, डिफरेंट जनरेशन वर्टिकल लाइन, मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, यहां भी सब्स्टिट्यूशन करना होगा। देखो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसमें क्या कहता है, जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको डायरेक्टली ना देके कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट करता है। क्या कह रहा है, एक्स स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब जहां एक्स होगा वहां आप करोगे माइनस। वाई स्टैंड्स फॉर एडिशन, जहां वाई होगा बच्चा वहां करोगे आप प्लस। जेड स्टैंड्स फॉर डिवीजन, जहां जेड दिया होगा वहां करोगे डिवीजन। एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये कह रहा है, अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इसका वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या, जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू है उनको हटाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगाएंगे। तो देखो 13 जेड, 13 जेड का मतलब है डिवाइड, 13 डिवाइडेड बाई 13। उसके बाद क्या है एक्स, एक्स का मतलब क्या है माइनस, माइनस 13। वाई, वाई का मतलब है प्लस, प्लस 13। नेक्स्ट क्या कहता है, जेड स्टैंड्स फॉर डिवीजन, वाई 13, डब्ल्यू 13 इंटू 13। देखो z की जगह पे क्या किया, डिवाइड कर दिए, x की जगह पे माइनस कर दिए, y की जगह प्लस और w की जगह पे मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोर्डमास रूल में ब्रैकेट ऑफ तो दिख नहीं रहा है तो डिमास लगाओ, डिमास। डिमास क्या कहता है जी, सबसे पहले करेंगे डिवाइड, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे ऐड, उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्ट, ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। तो अप्लाई करो, सबसे पहले डिवाइड किए तो इसको जब डिवाइड कर लिए तो बचा 1 माइनस 13 प्लस 13 इंटू 13। अब करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, 1 माइनस 13 प्लस 169। अब करो प्लस 170 माइनस 13, फिर करो माइनस, कितना आया 157। इतना आसान तो क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ढंग से देख के सब्स्टिट्यूशन कर लेना है। उसका वैल्यू क्या हुआ बच्चा, बी ऑप्शन 157। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये आया हमारा पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। देखो पेपर को अलग अलग तरीके से फोल्ड करते हैं। यहां पे क्या है, पहले ये दोनों कॉर्नर फोल्ड किए, फिर बीचों बीच फोल्ड किए। तो पेपर फोल्डिंग में आपको ध्यान रखना होता है कि अब इसको अगर यहां से फोल्ड करके ये 3 कट्स लगाए, ये 3 कट्स लगाए, तो हमसे क्या पूछा है, अनफोल्ड होगा जब ये तो कैसा दिखेगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि द ऑर्डर इन विच पेपर इज फोल्डेड इज अपोजिट टू द ऑर्डर ऑफ अनफोल्डिंग, या फिर ये कह सकते हो अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। मतलब क्या है, जो पार्ट सबसे लास्ट में फोल्ड हुआ है वो सबसे पहले ओपन होगा। अनफोल्डिंग इज डन, अनफोल्डिंग इज डन
इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। तो जिस ऑर्डर में फोल्डिंग किए हैं उसके उल्टा ऑर्डर में अनफोल्डिंग करेंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ये दो कॉर्नर फोल्ड हुए और यहां भी आपको हमेशा एलिमिनेशन ऑप्शन देखते चलना, बड़ी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले ये दो कॉर्नर फोल्ड किए हैं, फिर बीचों बीच फोल्ड किए, तो लास्ट फोल्डिंग ये है तो अनफोल्डिंग होगा। अब यहां एक और काम का चीज है, द लाइन ऑफ अनफोल्डिंग या फिर द लाइन अबाउट विच पेपर इज फोल्डेड बिहेव्स एज मिरर एट द टाइम ऑफ अनफोल्डिंग। द लाइन अबाउट विच paper is folded behaves as a mirror at the time of unfolding. At the time of unfolding. तो जिस लाइन के अबाउट हमने फोल्ड किया है, जब अनफोल्डिंग करेंगे तो मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो ये लाइन है, जब अनफोल्ड करेंगे तो मिरर, तो इसका इमेज यहां बन जाएगा, इसका इमेज यहां बन जाएगा और इस सर्कल का इमेज यहां बन जाएगा। अब जरा ध्यान से ऑप्शन देखो, दो कॉर्नर पे सर्कल, बीच में कहीं सर्कल है क्या? ये बीच का सर्कल कहां से आ गया? एलिमिनेट करो। ये ऑप्शन यहां पे दो दो दिखने चाहिए, ये तो एक एक दिख रहा है, एलिमिनेट करो। यहां पे देखो ये कुछ हद तक दिख रहा है, ये कुछ हद तक दिख रहा है। अब अगला अनफोल्डिंग जब करेंगे तो इसके अबाउट करेंगे, तो ये जो लाइन है, दिस लाइन बिहेव्स एज अ मिरर, तो ये जब मिरर की तरह बिहेव करेगा तो इन दोनों का इमेज बन जाएगा, इसका इमेज यहां, इसका इमेज यहां। ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, इसका इमेज यहां, इसका इमेज यहां। चेक करो तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है वैसा। ये चार, फिर दो सर्कल कोना कोना पे, आंसर क्या हुआ इसका? बी। तो क्या ध्यान रखना है? अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। एट द टाइम ऑफ अनफोल्डिंग द लाइन अबाउट विच और द एक्सिस अबाउट विच फोल्डिंग इज डन बिहेव्स एज अ मिरर। बस इतना ही फंडा है, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन। और हमेशा ध्यान रखना क्या? एलिमिनेशन अप्रोच। चलो अब आता है डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन में क्या होता है? हमारे पास 3 डॉट्स दिए हुए हैं और 3 ज्योमेट्रिकल शेप है। क्या क्या? सर्कल है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है। तो डॉट जो है वो कुछ कॉमन पार्ट में पुट किया गया। जैसे एक डॉट है, एक जो डॉट है, ये डॉट, इसको पुट किया है सर्कल और ट्रायंगल में, है कि नहीं? ये जो डॉट है वो किस में है? सर्कल एंड ट्रायंगल में। एक डॉट सर्कल और ट्रायंगल में है। आ जाओ, ये जो डॉट है वो ध्यान से देखो तीनों में है, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर तीनों में है। और एक जो डॉट है, एक और जो डॉट है, इसको करो, इससे दिख रहा है ये जो डॉट है ये किस में है? सर्कल और स्क्वायर में। ये तीनों कलर का डॉट जो हो गया ये किस में है? सर्कल एंड स्क्वायर। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स। मतलब जैसे यहां हम डॉट्स को पुट किए हैं, इनमें से किस में उस सेम तरीके से डॉट को पुट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या? एक डॉट सर्कल और ट्रायंगल में आना चाहिए, एक डॉट सर्कल और स्क्वायर में आना चाहिए और एक डॉट सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर तीनों में पुट करना है। तो किस में नहीं पुट कर सकते हैं? चेक करते हैं। पहले चेक करो कि सर्कल, ट्रायंगल तीनों में पुट करना है। यहां पुट कर दो, तीनों में पुट हो जाएगा। रेड वाला यहां पुट कर दो, ठीक है। अब अगला ब्लू वाले को पुट करना है किसमें? सर्कल और ट्रायंगल में। लो यहां पुट करो, सर्कल ट्रायंगल हो गया। और एक पुट करना है किसमें? सर्कल और स्क्वायर में, ग्रीन वाले को। ये रहा ग्रीन वाला, यानी ये तो ट्रू है सर, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अगला चेक करते हैं, तीनों में पुट करना है सर, तीनों में पुट करना है, यहां पुट कर दो, रेड वाला पुट हो गया। आगे बढ़ो, अब हम पुट करते हैं सर्कल और ट्रायंगल वाले को। सर्कल और ट्रायंगल वाले को सर यहां जब पुट करोगे तो सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल दोनों में होगा, ठीक है। अगला कहता है सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर सर यहां पुट कर दो, सर्कल स्क्वायर, ये भी ट्रू हो गया। हमसे पूछा है किस में पुट नहीं कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं बच्चा।
हमको पहला पुट करना है किसमें, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर तीनों में। ये हो गया सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर तीनों में। अगला क्या है, सर्कल एंड स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर, ये हो गया सर्कल और स्क्वायर। उसके बाद कहता है सर्कल ट्रायंगल, ये हो गया सर्कल ट्रायंगल। ये तीनों ट्रू है। अगले को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। पहला हमको चेक करना है तीनों में पुट होने वाला, तो तीनों में पुट होने वाला आप यहां पुट कर दो, तीनों में पुट हो गया। फिर कहता है क्या, सर्कल और ट्रायंगल के बीच में, तो सर्कल और ट्रायंगल के बीच में जब पुट करना है तो आप यहां पुट कर लो, ये हो गया सर्कल और ट्रायंगल के बीच में। फिर कहता है स्क्वायर और सर्कल के बीच में, स्क्वायर और सर्कल में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, नो कॉमन पार्ट फॉर स्क्वायर एंड सर्कल। नो कॉमन पार्ट फॉर स्क्वायर एंड सर्कल ओनली। तो कौन सा इसमें पुट नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन में ये तीनों सर्कल पुट नहीं होगा, दो पुट हो रहा है, तीसरा पुट नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये है मिसिंग कैरेक्टर का। हमारे पास क्या है, देखो बच्चा, चारों तरफ ये 4 नंबर दिए हुए हैं, बीच में एक नंबर दिया हुआ है। बीच वाले नंबर को इन चारों को यूज करके फाइंड किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में पैटर्न फाइंड करेंगे, उसी पैटर्न को इसमें अप्लाई करके अननोन फाइंड करेंगे। तो पहले पैटर्न को देखते हैं। देखो इसके चारों कॉर्नर के नंबर का सम करो, 3 + 7 + 5 + 9 कितना आया, 24 हुआ। और सेंटर में कितना दिया है, 12। यानी कि जो सम आ रहा है उसको हाफ करेंगे तो वहां पहुंच सकते हैं क्या, इसका हाफ करो 12। यानी कि चारों कॉर्नर के नंबर को ऐड करना है, फिर हाफ करना है। यहां वेरीफाई करो जरा, 13 + 9 + 18 + 16, 13 और 9 22, 22 और 18 कितना हुआ, 40, 40 + 16 56। जब आप 56 का हाफ करोगे तो 28 मिल गया। यानी चारों कॉर्नर के नंबर को ऐड करना है, फिर उसको हाफ कर देना है। तो बच्चा ये 31 कैसे आया होगा, ये मान लो x है यहाँ पे, 11 + 19 + 17 + x बाई 2 = 31, ऐसे ही आया होगा ना, बिल्कुल पक्की बात है। 11 + 19 30, 30 + 17 47, 47 + x = 31 × 2, ये हो गया 62। x का वैल्यू कितना हो गया, 62 - 47 15 हुआ x का वैल्यू। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉर्नर के सारे नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दे रहे हैं, तो बीच का नंबर मिल जा रहा है। तो आंसर क्या है, 15। यानी आंसर हुआ हमारा सी ऑप्शन 15। ठीक है, क्या आंसर हुआ पिछले क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पे। क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वायलेंस इज रिटन एज GEPGNQKX। तो कोडिंग कर रहे हैं, फिर आगे पूछता है इन द सेम कोड लैंग्वेज मूवमेंट इज रिटन एज। देखो बच्चा ध्यान रखोगे, एलिमिनेशन हमेशा ध्यान रखोगे। एलिमिनेशन अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। पहले फाइंड करते हैं वायलेंस को कैसे कोड किया है, VIOLENCE। इसका कोडिंग क्या किया है, इसका कोडिंग किया है GEPG। इसको थोड़ा नीचे लिखो, GEPGNQKX। अब देखो V से G का गैप बहुत ज्यादा है, सेम वे में I से E का गैप ज्यादा है, E से X का गैप बहुत ज्यादा है। तो यहां पहला काम क्या किया है, कोडिंग करके सारे अल्फाबेट का कोडिंग करके उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो इसको जरा रिवर्स ऑर्डर में लिखो तो क्या लिखोगे, XKQNGPEG। अब देखो क्या पैटर्न लगाया है, V से X UV V WX। V से जब दो आगे मूव करोगे तो X मिल जाएगा। I से K IJK, यहां भी दो आगे मूव करेंगे, OPQ, यानी हर जगह दो दो ही लग रहा है, LMNEFGN OPCDEEFG। यानी कि सारे अल्फाबेट से दो दो प्लस करके उल्टा कर देना, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो तुरंत कैसे करोगे अगले वाले को, देखो तो हमसे किसका पूछा है, मूवमेंट का, MOVEMENT।
अच्छा, सब लोग इस बात को एग्री करता है कि जो एम का कोड आएगा वो सबसे लास्ट में दिखेगा, जो ओ टी का कोड आएगा वो सबसे पहले दिखेगा। एम से 2 आगे जाओगे, एम एन ओ यहां दिखना है, और टी टी यू वी, यानी कि वी सबसे पहले होगा, वी सबसे पहले होगा, ओ सबसे लास्ट में होगा। वी सबसे पहले, ओ सबसे लास्ट में। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। देखो रिवर्स करोगे तो वी यहां चला जाएगा, ओ यहां आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, इन दोनों ऑप्शन में सी और डी में से हमको एलिमिनेट करके फाइंड करना है। ओ से 2 प्लस करो, ओ पी क्यू, तो क्यू यहां आ जाएगा। ठीक है, देख लो जरा, क्यू क्यू। इसमें अनकॉमन क्या है, जो कॉमन पार्ट नहीं है, वीपी। सेकंड पोजीशन से अपना आंसर निकल सकता है। सेकंड पोजीशन किसका होगा, इसका कोड सेकंड पे आएगा, एम एन ओ पी, पी यहां आएगा, उल्टा करोगे तो पी यहां आ जाएगा। देखो जरा, वीपी आंसर दिखा। सबको 2-2 प्लस करके देख लेते हैं। एक्स ई एफ जी एम एन ओ ई एफ जी। अब क्या करना है, फाइनल कोडिंग के लिए इसको उल्टा करके लिखना है, वीपी जी ओ जी एक्स क्यू ओ। मैच करो, वीपी जी ओ जी एक्स क्यू ओ, आंसर क्या हुआ, सी। यानी कैसे कोडिंग कर रहा है, जो अल्फाबेट्स दे रखे हैं उनमें 2-2 प्लस कर रहा है, सबका कोड फाइंड करके उल्टा करके लिख रहा है। यहां भी मूवमेंट से सारे कोड्स को 2-2 प्लस करके फाइंड किए, फिर उल्टा करके लिख दिया, तो इधर वाला इस तरफ आ गया, वीपीजीओ जीएक्स क्यूओ। आंसर हो गया इसका क्या, सी चॉइस। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये हमारा क्यूब्स एंड डाइस का क्वेश्चन। हमारे पास क्यूब का 3 पोजीशन दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन व्हेन 6 इज एट द टॉप। देखो 6 फेसेस होते हैं, 3 दिखते हैं, इन तीनों कहते हैं एडजेसेंट फेस, और 3 इनके पीछे होंगे। एक 5 के पीछे होगा, वो कहलाएगा अपोजिट फेस ऑफ 5। एक 4 के नीचे होगा, वो कहलाएगा अपोजिट फेस ऑफ 4। एक 3 के पीछे होगा, वो कहलाएगा अपोजिट फेस ऑफ 3। हमसे क्वेश्चन पूछा है, अगर 6 टॉप पे होगा तो उसके अपोजिट फेस बॉटम पे कौन होगा। तो एक सिंपल सा फंडा है, पहले किसी 2 पोजीशन को सेलेक्ट करो। जैसे हम ये 2 पोजीशन ले रहे हैं, ये 2 पोजीशन, इनमें देखो एक कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू, ये है कॉमन वैल्यू। अब उस कॉमन वैल्यू के अबाउट हम लोग नंबर्स को क्लॉकवाइज लिखेंगे। इस कॉमन वैल्यू के अबाउट कैसे, क्लॉकवाइज। कॉमन वैल्यू 3, क्लॉकवाइज ऐसे लिखना है। तो 3 के बाद क्या, 5, 5 के बाद 4। अब आ जाओ सेकंड पोजीशन पे, क्या बोले, सबसे पहले कॉमन वैल्यू लिखो और वहां से फिर क्या लिखो, क्लॉकवाइज करके नंबर्स को लिखो। ये है मेरा कॉमन वैल्यू 3, यहां से क्लॉकवाइज लिखेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 2, और 2 के बाद 6। यहां जो भी नंबर्स दिखते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। 4 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2। अब 3 के अपोजिट 3 तो होगा नहीं, तो डाइस में बचा क्या है, 1 2 3 4 5 6, बचा 1। लेफ्ट आउट नंबर is opposite to common number। अपोजिट टू कॉमन नंबर, तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, when 6 is at the top which number is at the bottom, यानी 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या होगा, 4। तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन 4। करोगे क्या, 2 पोजीशन सेलेक्ट करोगे, उसमें कॉमन वैल्यू को लिखोगे और क्लॉकवाइज मूव करोगे और लिखते चले जाओगे। कॉमन 3 लिख दिए, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, अगले में 3 कॉमन लिख दिए। क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 6। जो नंबर एक दूसरे का अपोजिट आएगा वो अपोजिट फेस पे एग्जिस्ट करेगा। आसान सा फंडा है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन आता है पजल्स का। कैसा पजल दिया हुआ है, KLMNOPQ and R are sitting around a circular table। ये 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, सेंटर को फेस करके। ध्यान रहे, अगर सेंटर फेस करेगा, अगर सेंटर फेसिंग है तो एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो वो राइट कहलाएगा। सेंटर फेसिंग है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो राइट कहलाएगा, और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो लेफ्ट कहलाएगा। तो हमें 8 लोग दे रखा है एक सेंटर सर्कुलर फेसिंग पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा सर्कुलर टेबल हो गया, 8 लोग बैठे हैं सेंटर को फेस करके। देखो पजल्स में हमेशा कोशिश करो एक पॉसिबल डायग्राम बना के चलो, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग उलझ जाते हैं। तो एक पॉसिबल केस होगा तो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मूव कर जाएंगे। एक और डायग्राम बना लिया,
जहां उलझने का केस आएगा वहां दोनों डायग्राम में अपना चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे देखो बता रहे बच्चा। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग पुट करते चले जाओ। K इज सेकेंड टू द राइट ऑफ O। K जो है वो O के सेकेंड राइट में है, तो कहीं एक जगह O को बैठा लिए O। अब K सेकेंड राइट है, राइट के लिए क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाओ सेकेंड। ये हो गया हमारा K। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज द नेबर ऑफ M एंड Q। ध्यान रहे ये जो हु होता है ना, हु और विच अपने नियरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, नियरेस्ट अल्फाबेट को। तो O इज द नेबर ऑफ M एंड Q, मतलब नेबर मतलब एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अब यहां हमारे पास क्लियर नहीं है O के लेफ्ट कौन बैठेगा राइट कौन बैठेगा, तो इसीलिए बोले पॉसिबिलिटी बना लो। अगर O यहां है और K यहां है, अब देखो पॉसिबिलिटी से क्या फायदा होगा। कह रहा है O इज द नेबर ऑफ M एंड Q, तो O के एक तरफ M बैठेगा एक तरफ Q बैठेगा। मान लेते हैं O के लेफ्ट में Q है राइट में M है, तो अब इसके उल्टा भी तो हो सकता है ना, राइट में M है और लेफ्ट में Q है। अब आगे कंडीशन से दोनों में से एक को एलिमिनेट कर लेंगे, आंसर पे तुरंत से पहुंच जाएंगे। अगला क्या दे रखा है देखो, हु इज द नेबर ऑफ M एंड Q। आगे कहता है N इज नॉट द नेबर ऑफ K, यानी कि भाई साहब N यहां नहीं होने वाला, N जो है वो यहां नहीं होगा, N जो है वो यहां नहीं होगा। आगे क्या कहता है, N इज नॉट द नेबर ऑफ K, Q इज द नेबर ऑफ P, यानी P के बगल में, Q के बगल में P बैठेगा। Q तो ऑलरेडी दोनों तरफ यहां बैठ गया है, P के बैठने का चांसेस है नहीं, यानी ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया। Q के बगल में P, तो P को यहां बैठा दो। समझ आया एक एक्स्ट्रा डायग्राम लेने का फायदा। M और Q में कंफ्यूजन था तो दो अलग अलग केस बना लिए, आगे चेक कर लिए। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है L इज बिटवीन N एंड P। L जो है वो N और P के बीच में है, तो P यहां है तो L यहां हो जाएगा, N यहां हो जाएगा। अब एक जगह बचा है, कौन बचा, K L M N O P Q, R बचा है, तो R भाई साहब यहां हो जाएंगे। ये मेरा सिटिंग अरेंजमेंट तैयार हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। कौन कौन नेबर नहीं है। M Q, देखो M का नेबर तो O है या K है, तो M Q तो नेबर नहीं है। P Q, हाँ जी P Q तो नेबर है। M K, बिल्कुल M K भी नेबर है। K R, बिल्कुल K R भी नेबर है। यानी कौन नेबर नहीं है, M और Q। नेबर मतलब अगल बगल, या तो राइट लेफ्ट बैठे या तो लेफ्ट राइट बैठे। M Q नेबर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया A। तो पजल सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच है एक छोटा सा पॉसिबिलिटी ले लो, तो जहां उलझोगे ना, जैसे यहां उलझ गए थे, O के लेफ्ट में M रहेगा या राइट में M, दोनों केस बना लो, आगे एक एलिमिनेट होके खत्म हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया एज पर द गिवन कंडीशन, तो आंसर आ गया MQ। तो ये वो 10 क्वेश्चंस थे बच्चा जो कि 2020 और 21 के पेपर्स में पूछे गए थे। सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल थे, उसका फंडा आपको बताया गया है। आप ध्यान दोगे तो बहुत हेल्प मिलने वाला है। बाकी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देख सकते हो। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। बाय बाय बच्चों।